The motion of the center of mass of a system of two particle is unaffected by their internal forces। ठीक है, दो पार्टिकल हैं, दो पार्टिकल का सिस्टम है। मान लिया इस तरह से एक पार्टिकल है ये, एक पार्टिकल है ये, और इसमें जो भी इंटरनल फोर्सेस लग रहे होंगे, इंटरनल फोर्सेस सेंटर ऑफ मास के मोशन को अफेक्ट नहीं करते हैं। ठीक ठीक, इज अनअफेक्टेड बाय देयर इंटरनल फोर्सेस। सही सही स्टेटमेंट है एकदम। ठीक, irrespective of the actual direction of their internal forces, only if they are along the line joining the forces, only if they are at right angle to the line joining the particles, only if they are obliquely inclined, only if they are obliquely inclined to the line joining the particle। ठीक, फिर से समझना है। The motion of the center of mass of a system of two particles is unaffected by their internal forces। इंटरनल फोर्सेस से जो सेंटर ऑफ मास का मोशन है वो अफेक्ट नहीं करता। तो कब होता है? तो इसका आंसर बनेगा ए पार्ट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्चुअल डायरेक्शंस ऑफ द इंटरनल फोर्सेस। अगर वो दो फोर्स इंटरनल हैं तो सिस्टम पे अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास की स्टेट है वो चेंज नहीं होगी। वो जिस वेलोसिटी से चल रहा है सेंटर ऑफ मास, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में बना रहेगा, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चलता रहेगा। ठीक, तो उनकी इंटरनल फोर्सेस की डायरेक्शन क्या है? वो अट्रैक्शन के फोर्सेज हैं, रिपल्शन के फोर्सेज हैं, या वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं फोर्सेज। वो फोर्सेज कैसे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आंसर बनेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ द इंटरनल फोर्सेज, ए पार्ट। Two bodies A and B initially at rest are attracted towards each other due to gravitation। दो बॉडीज हैं A और B, इनिशियली जो कि कहाँ है? रेस्ट में है, और एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं ड्यू टू ग्रेविटेशन। ठीक, गिवन दैट A इज मच हैवियर देन B, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द रिलेटिव मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। ठीक, तो फिर से समझना, एक बॉडी हल्की है, एक बॉडी भारी है। ठीक है, एक बॉडी हल्की है और एक बॉडी भारी है, बट ये जो मूव कर रही हैं एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स से, और ग्रेविटेशनल फोर्स सिस्टम का इंटरनल फोर्स हुआ। ए ने बी पे लगाया होगा, बी ने ए पे लगाया होगा, और इंटरनल फोर्स सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के मोशन को चेंज नहीं करता है। ठीक, तो अगर सेंटर ऑफ, पहले से दोनों बॉडीज रेस्ट में है तो उनका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो भी आपका कहाँ होगा? रेस्ट में। तो इनके मूवमेंट से भी सेंटर ऑफ मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही बना रहेगा, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस सेंटर ऑफ मास के मोशन को अफेक्ट नहीं करते। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही बना रहेगा, और अगर वो चल रहा है तो उसी वेलोसिटी से, उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा, तो इट विल रिमेन एट रेस्ट। द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ पार्टिकल्स एट एनी मोमेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन। ठीक है, कोई सिस्टम है उसके जो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन है, पोजीशन है, वो किस बात पे डिपेंड नहीं करेगी? मासेस पे डिपेंड करती है? बिल्कुल डिपेंड करती है। पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है? बिल्कुल डिपेंड करेगी। फोर्सेज ऑन द पार्टिकल, तो फोर्सेज ऑन द पार्टिकल जो है उस पर सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है वो डिपेंड नहीं करेगी। ठीक, लेकिन सेंटर ऑफ मास की पोजीशन किस तरह से चेंज कर रही है वो डिपेंड करेगी पूरे सिस्टम पे लगने वाले नेट एक्सटर्नल फोर्स पे। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कहाँ है वो तो सिर्फ पार्टिकल्स की मास और पार्टिकल्स की पोजीशन पे डिपेंड करेगी। जैसे अगर हम आरसीएम का इक्वेशन लिखें कि सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या होगा, तो वो होता है m1r1 प्लस m2r2, और इसी तरह से आपको ऐड करते चले जाना अपॉन m1 प्लस m2, इसी तरह से ऐड करते जाना। ठीक, तो इस पूरे स्टेटमेंट में जो जो चीज़ें आ रही हैं वो आ रही हैं, एक तो सारे पार्टिकल्स के मासेज आ रहे हैं और उनके पोजीशन वेक्टर्स आ रहे हैं। ठीक ठीक, फोर्सेज पे क्या डिपेंड करेगा मैं फिर से बता रहा हूँ, जो पार्टिकल्स पे फोर्सेज लग रहे हैं उन सबका जो नेट रिजल्टेंट फोर्स आएगा उससे ये बात, उससे वो जो है वो इस चीज़ को अफेक्ट करेगा कि सेंटर ऑफ मास टाइम के साथ कैसे चेंज कर रहा है, सेंटर ऑफ मास की जो स्टेट है वो टाइम के साथ कैसे चेंज कर रही है। लेकिन किसी मोमेंट पे सेंटर ऑफ मास की क्या लोकेशन है, वो उस मोमेंट पे मासेस कितने हैं और उनकी इंडिविजुअल लोकेशंस क्या है, उन सब पे डिपेंड करेगी। तो आंसर क्या बनेगा आपका? डज नॉट डिपेंड, तो डज नॉट डिपेंड में आंसर आएगा फोर्सेज ऑन द पार्टिकल। ठीक, अच्छा, रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल, तो रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल ये जो स्टेटमेंट है ये पोजीशंस ऑफ पार्टिकल के अंदर आ जाएगा। पार्टिकल्स की पोजीशंस पता है तो उनके बीच की रिलेटिव डिस्टेंस पता है, वो सारी चीज़ें पता है। तो इसमें पूछ रहे हैं किस पे डिपेंड नहीं करेगा, तो इसका आंसर क्या बनेगा? बी पार्ट।
Two bodies A and B have mass capital M and small m respectively, where capital M is greater than small m, and they are at a distance d apart. Equal forces is applied to each of them so that they approach each other. The position where they hit each other is. अब जरा समझना क्या है. दो बॉडीज हैं, एक का मास है कैपिटल एम और एक का मास है स्मॉल एम. ये मान लिया है कैपिटल एम और ये मान लिया है आपको स्मॉल एम, और इनके बीच की डिस्टेंस जो दी है वो डी दी हुई है. इक्वल फोर्स इज अप्लाइड टू ईच ऑफ देम सो दैट दे अप्रोच ईच अदर. दोनों पे इक्वल फोर्स लग रहा है ताकि वो दोनों एक दूसरे को अप्रोच करें. इसका मतलब फोर्स इस तरह का होगा, एफ फोर्स इस पे लगाया है और एफ फोर्स इस पे लगाया है. अब आप मुझे ये बताओ कि इस पूरे सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा, तो वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि जितना फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है उतना ही फोर्स राइट डायरेक्शन में लग रहा है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो. तो वो कहाँ हिट करेंगे, तो ये वहीं हिट करेंगे जहाँ इनका सेंटर ऑफ मास होगा. और सेंटर, अगर दोनों मासेस बराबर होते तो सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीचों बीच होता. सिंस ये कैपिटल एम बड़ा है तो सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीचों बीच नहीं होगा. सेंटर ऑफ मास जो होगा वो कैपिटल एम के पास होगा. तो ये जो हिट करेंगे ये अपने सेंटर ऑफ मास पे हिट करेंगे और वो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन कैपिटल एम के पास होगी. तो नियरर टू ए, क्योंकि ए का मास जो है वही कैपिटल एम दिया होगा. Three identical particles each of mass 1 kg are placed with their centers on a straight line. कुछ इस तरह की सिचुएशन है. ये स्ट्रेट लाइन है और इसमें तीन आइडेंटिकल पार्टिकल्स रखे गए हैं, उनके सेंटर्स जो हैं इसी स्ट्रेट लाइन पे. तो जैसे एक मान लिया ये है, ठीक है, आइडेंटिकल है. दूसरा ये है और तीसरा मान लिया ये है. तीन आइडेंटिकल पार्टिकल हैं, इनके सेंटर इसी स्ट्रेट लाइन पे हैं. तीनों का मास 111 kg है. सेंटर्स के कोऑर्डिनेट, सेंटर की जो नेमिंग है वो एक का ए है, एक का बी है, एक का सी है. ठीक है. अब ए से पूछ रहे हैं सेंटर ऑफ मास की लोकेशन कहाँ होगी इस पूरे सिस्टम की. तो कोई भी देख के बता देगा ये तीनों मासेस बराबर हैं, आइडेंटिकल पार्टिकल हैं, तो इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास बी पॉइंट पे लाई करेगा. ये होगा सेंटर ऑफ मास. तो ए से डिस्टेंस लिखनी हो तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि वो डिस्टेंस ए बी होगी. ठीक, लेकिन ए बी तो कोई आंसर ही नहीं दिया, तो इसमें से हम मैच करेंगे कि वो डिस्टेंस क्या होगी. ठीक है. अगर इन सब की रेडियस आर कही जाए तो वो जो सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस है ए से, तो वो 2r के बराबर होगी. तो इन चार ऑप्शन में जिसका आंसर 2r आ जाएगा वही आंसर बन जाएगा. तो जरा चेक करते हैं, पहले वाले को चेक करते हैं. ए बी जो है वो 2r है और ए सी जो है वो 4r है और बी सी जो है वो भी 2r है अपॉन 3. तो ये तो आ गया 8r अपॉन 3, तो ये आंसर नहीं है. इसको चेक करते हैं. ए बी जो है वो कितना है 2r, ए सी कितना है आपका 4r अपॉन 3, तो ये 6r अपॉन 3, तो ये 2r, ये आंसर बन जाएगा आपका. बाकी और भी चेक कर लेते हैं. ए बी प्लस ए सी अपॉन 3, तो ए बी प्लस ए सी अपॉन 3 और ए बी प्लस ए सी अपॉन 3 ये तो सेम ही हो गया. तो अगर बी भी सही है तो आपका सी भी सही है. अब ए बी प्लस बी सी अपॉन 3 जरा इसको चेक करते हैं. ए बी कितना है, तो ए बी है 2r और बी सी कितना है, बी सी भी है आपका 2r अपॉन 3, तो ये तो 4r अपॉन 3 आ गया, तो ये आंसर नहीं बनेगा. तो आंसर जो आपका बन रहा है वो ए बी प्लस ए सी अपॉन 3 है. वो दो ऑप्शन में है तो बी भी सही है और सी भी सही है. Two particles of equal masses have velocity v1 2 i cap मीटर पर सेकेंड एंड v2 2 j cap मीटर पर. दो पार्टिकल हैं, मासेस बराबर, उनकी वेलोसिटी आपको दी है. पहले पार्टिकल का आपको एक्सेलरेशन भी दिया है 3 i cap प्लस 3 j cap मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वाइल द एक्सेलरेशन ऑफ द अदर पार्टिकल इज जीरो. दूसरे पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो कह रहे हैं जीरो है. ठीक है. सेंटर ऑफ मास जो है वो कैसे मूव करेगा ये पूछा जा रहा है. तो पहले तो हम सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी निकालते हैं, वेलोसिटी निकालते हैं. तो VCM जो आएगा, अगर मासेस बराबर हैं तो वो सिंपली हो जाएगा v1 प्लस v2 बाई 2. तो ये तो आ गया आपका i कैप प्लस j कैप, ये आ गई वेलोसिटी. अब अगर एक्सेलरेशन निकालें सेंटर ऑफ मास का तो वो भी सेम बात बनेगी, क्योंकि मासेस बराबर हैं. तो वैसे तो m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन m1 प्लस m2 होता, लेकिन मासेस बराबर हैं तो यहाँ सीधे a1 प्लस a2 अपॉन 2 कर देंगे. a1 एक्सेलरेशन जो है वो है 3 i कैप प्लस 3 j कैप, ये a1 का एक्सेलरेशन है. और a2 का एक्सेलरेशन 0 है, दूसरे का कोई एक्सेलरेशन नहीं है, अपॉन 2. तो ये आपका आ गया 3/2 टाइम्स आई कैप प्लस जे कैप. अब इसमें समझने वाली बात ये है
कि वेलोसिटी और एसलेशन दोनों सेम डायरेक्शन में, वेलोसिटी भी आई कैप प्लस जे कैप के फॉर्मेट में है और एसलेशन भी आई कैप प्लस जे कैप के फॉर्मेट में, बट कांस्टेंट है। एसलेशन वेलोसिटी का 1.5 गुना है, बट दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम है। तो जिधर वेलोसिटी है अगर उधर ही एसलेशन होगा तो ये जो पाथ होगा ये होगा आपका स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, सी पार्ट। The center of mass of a system of two particles of masses m1 and m2 is at a distance d1 from m1 and at a distance d2 from m2। ठीक, कुछ इस तरह की लोकेशन है कि एक मास है आपका m1 और दूसरा मास ये है आपका m2 और इनके बीच की जो डिस्टेंस है यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ मास है और m1 से डिस्टेंस d1 है और m2 से डिस्टेंस d2 है। तो ये तो हमें याद है, दो पार्टिकल के सिस्टम का सेंटर ऑफ मास अगर आपको पता है, उससे डिस्टेंसेस पता है, तो उनमें जो रिलेशन आता है वो ये आता है m1r1 इक्वल टू m2r2 यानी m1d1 इक्वल टू m2d2। तो आपसे तो d1 और d2 का रेशियो पूछा गया है, तो d1 अपॉन d2 जो आपका आएगा वो आपका आ जाएगा m2 अपॉन m1, ए पार्ट। टू पार्टिकल ऑफ मास 1 kg एंड 3 kg हैव पोजीशन वेक्टर, द सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर आपसे पूछ रहे हैं, तो आप ऐसे ही कर सकते हो। जो RCM होगा, सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो आपका हो जाएगा m1r1, तो m1 तो है 1 kg और r1 है आपका 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, m1r1 प्लस m2r2, m2 है 3 kg और r2 कितना है, तो वो है माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2, तो ये हो जाएगा 4 kg। तो ये आपका आया 2i कैप ये है और ये माइनस 6i कैप, तो ये हो गया माइनस 4i कैप। j कैप में अगर हम देखें तो 3j कैप ये और 9j कैप ये, तो 12j कैप। और k कैप में देखेंगे तो 4 कैप k कैप ये और माइनस 12k कैप, तो माइनस 8k कैप अपॉन 4, तो ये आपका आया माइनस आई कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। ये होगा उस सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर। 4 पार्टिकल ऑफ मासेस 2m, 4m, m एंड m4। ठीक है, m1 जो मास है, m1 जो मास है वो है आपका 4m, m2 जो मास है वो है, m1 जो है वो 2m है, m1 जो है वो 2m है, m2 जो है वो 4m है, m3 जो है वो m है और m4 को m4 ही रहने दिया। ये चार मासेज हैं, चारों कॉर्नर्स पे रखे हैं। अब कह रहे हैं m4 की वैल्यू बताओ ताकि पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली सेंटर में हो जाए। तो चारों मासेज m4 की वैल्यू निकालनी ताकि चारों मासेज का सेंटर ऑफ मास कहाँ जाए, एकदम आपका सेंटर में आ जाए। ठीक है, तो कुछ इस तरह से सेटल करते हैं इसको। ठीक है, इसको मान लिया ये x एक्सिस है और ये आपकी मान ली क्या है, y एक्सिस है। सबके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। 2m के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,0 और ये पूरी साइड मान ली है हमने, मान लिया ये है 2a और ये वाली भी हाइट जो है वो कितनी है 2a। 2a बाई 2a का स्क्वायर है, उसके कॉर्नर्स पे ही चार मासेज रखे हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2a, 0, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 2a, 2a और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, 2a। ठीक, अब अगर XCM हमको लिखना हो, अगर आप चाहते हो सेंटर ऑफ मास इन चारों का कोऑर्डिनेट यहाँ पे हो, तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स आपके होने चाहिए a, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स होंगे। अब अगर XCM लिखना हो तो XCM का फॉर्मूला बनेगा m1x1 प्लस m2x2, ऐसे जोड़ते चले जाना है अपॉन टोटल मास। ठीक है, अपॉन टोटल मास m नेट। तो XCM कितना है, तो XCM तो है आपका a इक्वल टू m1 है 2m और x1 हुआ 0 प्लस m2 कितना है, तो m2 है 4m और x2 जो है उसका x कोऑर्डिनेट वो है 2a प्लस m3 कितना है, तो m3 है m और उसका x कोऑर्डिनेट भी है 2a प्लस m4 और उसका x कोऑर्डिनेट है 0 अपॉन सारे मासेस का सम। तो 2m और 4m हो गया 6m, 6m और m हो गया 7m, 7m प्लस m4, 7m प्लस m4। ठीक, तो ऊपर जो इधर से इधर मल्टीप्लाई कर लें तो ये तो आ जाएगा 7ma प्लस m4a और इधर कितना आ जाएगा, तो इधर ये तो 0 हो गया,
ये आपका होगा 8 MA और ये हो गया MA, तो ये कितना हो गया 9 MA। ए कैंसिल आउट हो गया, तो जो M4 की वैल्यू आ रही है यहाँ से वो 2M आ रही है। M4 की वैल्यू कितनी आ रही है 2M। अगर x कोऑर्डिनेट आप चाहते हो कि सॉरी ये 8 MA है और ये 2 MA है, तो ये 10 MA होगा, ये 10 MA हो जाएगा। तो M4 की वैल्यू आ रही है आपकी 3M। तो यहाँ से जो x कोऑर्डिनेट अगर आप चाहते हो कि x कोऑर्डिनेट आपका सेंटर में हो तो M4 की वैल्यू आ रही है 3M, ठीक। लेकिन अगर इसी तरह से हम खेलेंगे y कोऑर्डिनेट के लिए, तो जरा y कोऑर्डिनेट के लिए देखते हैं, YCM के लिए। तो YCM भी हमारा a होना चाहिए, इक्वल टू M1y1। तो M1y1 पहला टर्म तो 0 हो गया, प्लस M2y2 दूसरा टर्म भी आपका 0 हो गया, प्लस M3 है आपका m, और y3 कितना है 2 है, प्लस M4y4, तो M4 ही है, निकालना है जिसको, और y4 कितना है 2a अपॉन चारों मासेस का सम, तो ये आ जाएगा 7M प्लस M4। इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 7MA प्लस M4A इक्वल टू आपका इधर आ जाएगा, तो ये हुआ आपका 2MA प्लस हुआ 2 टाइम्स M4A। तो A और A कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2M और ये 7M इधर आ जाएगा, तो इधर बचेगा ये 5M, और इस तरफ 2M4 और माइनस M4, तो ये M4 आ जाएगा। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर XCM को हम सेंटर में लेके आते हैं तो M4 की वैल्यू आती है 3M, और हम YCM को अगर सेंटर में लेके आते हैं तो M4 की वैल्यू आती है 5M। अब हमें तो दोनों ही सेंटर में चाहिए, XCM भी सेंटर में चाहिए, YCM भी सेंटर में चाहिए, तो आंसर फिर क्या बनेगा? XCM सेंटर में करते हैं M4 की जगह 3M रखते हैं, XCM सेंटर में करते हैं तो YCM सेंटर से हट जाता है, और अगर YCM को सेंटर में करने की कोशिश करें, YCM को सेंटर में करने की कोशिश के चक्कर में M4 को हम रखेंगे 5M, तो आपका XCM सेंटर से हट जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि M4 की आप कुछ भी वैल्यू रख लो, M4 की किसी भी रियल सिंगल यूनिक वैल्यू के लिए चारों पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास सेंटर में नहीं आ पाएगा, ठीक। अब ऐसा हुआ क्यों नहीं आ पाया सेंटर में, तो उसको भी अब ढंग से समझने की कोशिश करते हैं, ऐसा हुआ क्यों। जैसे मान लिया ये स्क्वायर था आपका, ठीक। अब ये स्क्वायर था और इसमें चारों मासेस थे, यहाँ कितना मास था 2M, यहाँ कितना मास था आपका 4M, यहाँ कितना मास था आपका ये M, और ये M4 के बारे में बात चल रही है, और हम चाहते हैं सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीचों बीच में हो, यहाँ हो सेंटर ऑफ मास। तो बीचों बीच में होने के लिए क्या ऐसा होना चाहिए कि जितना मास नीचे है उतना ही मास ऊपर होना चाहिए, तब y जो कोऑर्डिनेट है वो एकदम बीचों बीच आएगा, बिल्कुल सही। तो नीचे है आपका 6M और ऊपर भी 6M होना चाहिए, तो ये M है, तो M4 कितना समझ में आ रहा है 5M, समझ में आया आपको। नीचे पूरा मास जो है वो कितना है 6M, तो ऊपर भी टोटल कितना होना चाहिए 6M, तभी तो y कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास में आएगा, और ये M है तो ये M4 जो है वो 5M के बराबर हो जाएगा, ठीक। अब यही लॉजिक इस तरह से यहाँ भी हो सकता है कि जितना इधर मास है उतना ही मास इधर होना चाहिए, ताकि XCM बिल्कुल बीचों बीच आए। तो इधर जो मास है वो 4M और M 5M है, तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए 5M, तो नीचे तो 2M है, तो M4 कितना हो गया 3M। यानी अगर आप YCM को सेंटर में करने की कोशिश करोगे तो M4 की वैल्यू कुछ और आएगी, XCM को सेंटर में करने की कोशिश करोगे तो M4 की वैल्यू कुछ और आएगी। इसका मतलब किसी भी एक सिंगल वैल्यू के लिए, किसी भी एक सिंगल M4 की वैल्यू के लिए सेंटर ऑफ मास सेंटर में नहीं होगा, तो इसका आंसर बनेगा नन ऑफ दीज, डी पार्ट। Three particle of masses 1 kg, 3/2 kg and 2 kg are located at the vertices of an equilateral triangle of side A. The xy coordinate of the center of mass are, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि इसमें डायग्राम नहीं है। ये तो कह दिया कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के कॉर्नर्स पे हैं, अब इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसा है, ऐसा है, कैसा है, वो भी नहीं बताया गया, ठीक। दूसरी बात कि कौन सा मास कौन से कॉर्नर पे, ये भी नहीं क्लियर है कि 1 kg कहाँ है। अगर मैं 1 kg यहाँ मानूँ, 3/2 kg यहाँ मानूँ और 2 kg यहाँ मानूँ तो आंसर कुछ और आएगा, और अगर 3/2 यहाँ मान लिया, 2 यहाँ मान लिया तो आंसर कुछ और आएगा, ठीक है। तो हम इसका मेथड डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आंसर अलग अलग सिचुएशन को मान के अलग अलग आएगा, तो इसमें एक मतलब ये प्रॉपर
एकदम टेक्निकली करेक्ट क्वेश्चन नहीं है क्योंकि इसमें इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, ठीक है, क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं, कई सारी पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट हो जाती हैं। तो कैसे सेटल करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को वो आप समझ लो। अगर आपको एक्सीएम वाईसीएम निकालना तो फॉर्मूला तो वही चलेगा m1 x1 m2 x2 m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। तो हमें क्या करना है, ये तीनों मासेज इनके कोऑर्डिनेट्स लिख लेने, ये 0,0 हो गया। अगर इसकी साइड a है तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा a,0 और ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये वाला कोऑर्डिनेट 2 kg का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो वो समझने वाली बात है। ये वाली साइड a होगी और ये वाला एंगल होगा 60। तो जो x कोऑर्डिनेट होगा इसका वो हो जाएगा a cos 60 और जो y कोऑर्डिनेट होगा वो होगा a sin 60, यानी x कोऑर्डिनेट a cos 60 हो गया a/2 और y कोऑर्डिनेट a sin 60 हो गया a√3/2। तो ये तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं, तीनों मासेज हैं। अब आप XCM YCM सब निकाल सकते हो, आपका आंसर मैच भी कर सकता है, नहीं भी मैच कर सकता है, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है, कंप्लीट नहीं है, ठीक है, कई सारी पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट हो सकती हैं। Center of mass of 3 particle of mass 1 kg, 2 kg and 3 kg lies at a point 1, 2, 3। ठीक है, 3 पार्टिकल्स हैं 1 kg, 2 kg, 3 kg, उनका सेंटर ऑफ मास 1, 2, 3 पे लाई कर रहा है, यानी टोटल मास कितना हो गया इनका 6 kg। ठीक है, तो एक सिस्टम है जिसका टोटल मास हो गया 6 kg और उसका सेंटर ऑफ मास के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 1, 2, 3। ठीक, क्लियर। And the center of mass of another system of particles 3 kg and 2 kg lies at a point। एक दूसरा सिस्टम है 3 kg और 2 kg का, 3 kg और 2 kg मतलब कितना मास होगा, ये 5 kg, और इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो लाई कर रहा है -1, -3, -2 पे। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। वेयर शुड वी पुट ए मास पार्टिकल ऑफ मास 5 kg so that the center of mass of the entire system lies at the center of mass of the first system। समझना, कह रहे हैं उनके पास एक और मास है 5 kg का, ठीक है, उनके पास एक और मास है 5 kg का, और कह रहे हैं उस 5 kg के मास को हम कहाँ रखें, एक और मास है उनके पास 5 kg का, एक और पार्टिकल है और उसके कोऑर्डिनेट्स पूछ रहे हैं उसको हम कहाँ रखें, x y z, उसको हम कहाँ रखें ताकि पूरे सिस्टम का जो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास है वो पहले वाले सेंटर ऑफ मास पे कोइंसाइड हो जाए। देखो 6 kg का 1, 2, 3 है ही, इस 5 kg का -1, 3, -2 है, और इस 5 kg को पूछ रहे हैं कहाँ रखें ताकि इन सबका सेंटर ऑफ मास इस मिड पॉइंट पे आ जाए। तो मेरा लॉजिक ये है कि ये जो बीच वाला सिस्टम है, ये जो 6 kg वाला सिस्टम है, इसका तो 1, 2, 3 पे है ही। अब बस मुझे ये करना है कि इस 5 kg का, इस 5 kg का और इस 5 kg का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास अगर यहीं पे और आ जाए तो इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहीं हो जाएगा। और 5 kg मासेस बराबर है, मासेस बराबर हैं तो इनका जो सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो बहुत सिंपल होगा, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, z1 प्लस z2/2, सिंपल, क्योंकि मासेस बराबर हैं। तो XCM जो आएगा वो 1 है, तो 1 आपका बनेगा x प्लस -1 अपॉन 2। इसी तरह से YCM की इक्वेशन बनाएंगे तो YCM है 2, तो 2 इज इक्वल टू इधर से आएगा y, यहाँ से हम क्या उठाएंगे y प्लस 3 अपॉन 2। इसी तरह से ZCM की इक्वेशन बनाएंगे तो ZCM कितना है आपका 3 इज इक्वल टू Z प्लस -2 अपॉन 2। तो यहाँ से x कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, तो x कोऑर्डिनेट तो आ गया आपका 3, और y कोऑर्डिनेट अगर हम निकालेंगे तो 2, 2 जा 4 -3, तो y कोऑर्डिनेट आपका आ गया 1, और इसी तरह से z कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो 3, 2 जा 6 प्लस 2 8, तो z कोऑर्डिनेट आपका आ जाएगा 8। तो ये जो 5 kg है उसको हम किस कोऑर्डिनेट पर रखेंगे, 3, 1, 8 पे अगर हम रखेंगे, ठीक है, तो इस पूरे सिस्टम का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास पहले वाले पार्टिकल के, पहले वाले सिस्टम के सेंटर ऑफ मास पे ही लाई कर जाएगा। क्लियर। ए स्क्वायर ऑफ साइड ए एंड ए यूनिफॉर्म थिकनेस इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। एक स्क्वायर है उसको 4 पार्ट में हमने डिवाइड किया है और एक हिस्सा यहाँ से हटा दिया, a/2, a/2 की एक छोटी सी प्लेट जो है वो हमने हटा दी है। अब जो आपके पास हिस्सा बचा है वो सिर्फ ये हिस्सा बचा हुआ है, 3/4 पार्ट जो है वो बचा हुआ है। और इस पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि हम इसको 3 हिस्सों में भी तोड़ सकते हैं और इसको 2 हिस्सों में भी तोड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा चलो इसको 2 हिस्सों में तोड़ लेते हैं, तो एक रेक्टेंगुलर प्लेट तो ये हो गई, ये, और एक स्क्वायर प्लेट ये हो गई, ठीक।
इन दोनों के सेंटर ऑफ मास निकालते हैं और कंबाइंड सेंटर ऑफ मास लिख देते हैं। तो इसका सेंटर ऑफ मास तो यहाँ लाई करेगा और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई करेगा, और अगर इसका मास m हुआ तो इस रेक्टेंगुलर प्लेट का मास हो जाएगा 2m। इसके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे तो ये जो कोऑर्डिनेट होंगे ये हो जाएगा आपका 3a/4, a/4, ठीक, क्योंकि a/2, a/2 की प्लेट है तो x कोऑर्डिनेट a/2 प्लस a/4 और y कोऑर्डिनेट a/4। और इसके अगर कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे तो इसके कोऑर्डिनेट आपके हो जाएंगे a/4, a/2। x कोऑर्डिनेट तो a/4 होगा, यहाँ से ये x कोऑर्डिनेट होगा a/4 और हाइट जो है वो a/2 होगी, ठीक है। अब हमको एक्सियम वाईसीएम निकालना है, तो एक्सियम कितना आ जाएगा, तो एक्सियम आएगा m1 मास 2m है और उसका x कोऑर्डिनेट कितना है a/4, प्लस m2 मास m है तो उसका x कोऑर्डिनेट कितना है 3a/4 अपॉन टोटल मास, तो ये कितना हो जाएगा 3m। तो ये आपका आ गया 3a/4 और 2a/4, 3ma/4 और 2ma/4, तो ये हो गया 5ma/4 इंटू 3m। तो ये m से m कैंसिल, तो पहला जो आया वो आया 5a/12, ये आया एक्सियम। अब 5a/12 एक ही में है तो वही आंसर बन जाएगा आपका। इसी तरह से आप क्या फाइंड कर लो, YCM फाइंड कर लो और YCM में भी आपको वही आंसर मिल जाएगा। 3 identical spheres each of radius r are placed touching each other on a horizontal table as shown in a figure. The coordinate of center of mass, 3 आइडेंटिकल स्फीयर हैं, तीनों इस तरह से रखे हुए हैं और सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स पूछ रहे हैं। तो पहले तीनों के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तीनों का मास m और m है और इनके कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। तो इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट तो 0,0 हो जाएगी, तो ओरिजिन पे रखा है। और इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो r और r 2r हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 2r,0। और इसका कितना होगा, तो ये तीनों मिलके 2r, 2r, 2r का एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं। तो इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा, ढंग से समझना, इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो तो r होगा, लेकिन जो y कोऑर्डिनेट होगा वो r√3 हो जाएगा, ठीक है। y कोऑर्डिनेट क्या होगा, r√3। कैसे समझ में आया कि ये वाली जो डिस्टेंस दिख रही है आपको, ढंग से समझना है, ये जो डिस्टेंस दिख रही है ये 2r है, ये एंगल 60 होता है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, जो y कोऑर्डिनेट है वो होगा 2r sin 60, तो r√3 हो जाएगा। बस सबके कोऑर्डिनेट पता लग गए तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट निकालना बहुत ही आसान है। एक्सियम कैसे लिखेंगे, m1 x1 0 हो गया, प्लस m2 x2, तो मास m, x2 इसका 2r है, प्लस m3 x3, सबसे ऊपर वाला तो मास m और x3 इसका कितना है r, अपॉन टोटल मास कितना हो गया 3m। तो इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो तो r के बराबर ही आ गया। अब जरा YCM निकाल लेते हैं। तो m1 y1 0, प्लस m2 y2 वो भी 0, प्लस m3 y3 तो वो है r√3, अपॉन टोटल मास कितना हो गया 3m। तो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका आ गया r/√3। तो जो x और y कोऑर्डिनेट हो गए r, r/√3। सो द आंसर विल बी डी पार्ट।